नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 4 डेली एमसीक्यू सीरीज से रिलेटेड लेक्चर 4 है ये, जिसमें हम एनिमल न्यूट्रिशन सबसे पहले कवर कर रहे हैं और यूनिट 1 से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेरियस वेटनरी ऑफिसर एग्जाम्स में वेरियस स्टेट्स के अंदर पूछे गए हैं वो हम सभी कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि हाफ एन आवर में अब बहुत कुछ बता पाना तो उतना मुश्किल हो जाएगा कि ये पूरा एक साल में कवर होगा। फिर तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं इस सीरीज में, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में देखते हैं। प्लस में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो समझ लेना जरूरी है, ना कि सिर्फ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उस कॉन्सेप्ट से आप किसी दूसरे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वहां पे डिस्कशन वो करते हैं, कोई बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है तो सीधा आंसर लगा करके हम आगे चले जाते हैं। ठीक है जी, तो यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन की आज से। लेक्चर 4 है ये इस सीरीज का, और यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले, सीधा क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें देखना होगा कि यूनिट 2 से मेरा मतलब क्या है, क्या क्या टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, मैक्रो मिनरल्स, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, माइक्रो मिनरल्स उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल जो विटामिन हैं उनके रोल्स को देखा जाएगा, और उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज हो सकती हैं एनिमल में वो देखा जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे, फीड एडिटिव्स इन लाइवस्टॉक न्यूट्रिशन देखेंगे। मतलब ये नहीं कि इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हाफ एन आवर में अगर डिटेल में पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो आपको बिल्कुल प्योर जो गोल्ड होता है कि इनसे जो क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड वो आपको पता होने चाहिए। कोशिश मैं करता हूँ कि यहाँ पे जितना अगर हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना विद इन हाफ एन आवर, तो मैं ट्राई करता हूँ उसको एक्सप्लेन करूँ, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। होपफुली आपका बेसिक क्लियर है और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछा गया है 2020 के अंदर। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेस ग्रास टैगर्स इन मिल्च एनिमल्स। तो ग्रास टैगर्स क्या होता है, स्टैगर्स को एक मिनट के लिए छोड़ दो, यानी कि ग्रास कंज्यूम करने से कोई डिसीज हो रही है। ग्रास स्टैगर्स का मतलब जो उसकी चाल होती है, जो गेट होती है वो चेंज हो जाती है। क्या उसकी जो चाल होती है, गेट होती है, वो चेंज हो जाती है। अब इस बात को एक कहानी आपको बताता हूँ छोटी सी, इसको हमेशा के लिए याद रखना। कहानी नहीं है, सच है मतलब ये, बट थोड़ा कहानी टाइप में देखते हैं अपन चीजों को, ताकि थोड़ा दिल से समझ सके, दिल से याद कर सकें, और वो लंबे समय तक याद रहे। रिवाइज ना भी करे तो वो थोड़ा सा आपको याद आ जाए। अब एक पौधा होता है, क्रॉप होता है, या क्रॉप और पौधा छोड़ दो, पास्चर की बात करें, यहाँ पे पास्चर होता है ना। जो पास्चर होता है ना, खासकर कि स्प्रिंग के दौरान या कोई भी ऐसा मौसम है, कोई भी ऐसा मौसम है जिसमें उसकी ग्रोथ काफी जल्दी हो जाती है। काफी जल्दी का मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड में बड़ा हो गया वो, मतलब यूजुअली जितना उसको टाइम लगता है उससे ज्यादा, मतलब जितना उसको नॉर्मल टाइम लगता है उससे बहुत कम टाइम में उतनी ग्रोथ कर लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मैग्नीशियम की, क्योंकि वो उसकी जो ग्रोथ इतनी फास्ट है ना, तो उसको मैग्नीशियम को वो उतना नहीं अपने अंदर, अपना केमिकल कंपोजिशन के अंदर मैग्नीशियम को उतना नहीं डाल पा रहा है जितनी स्पीड से वो ग्रोथ कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ग्रोथ अगर आराम से होती है तो मैग्नीशियम का जो क्वांटिटी है वो उसमें सफिशिएंट आ जाता है जितना स्टैंडर्ड होता है, बट इतनी जल्दी ग्रोथ हो जाती है इसकी किसी किसी सीजन के अंदर कि मैग्नीशियम इसमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं आ पाता है। तो इस क्रॉप को जो भी एनिमल कंज्यूम करेंगे तो उसमें क्या होगा, उन एनिमल्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी। मैं बोलूं ये स्टेटमेंट गलत है, इतनी सही नहीं है, तो और बेटर क्या हो सकती है, इस क्रॉप को जो एनिमल ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे, उनका मेन डाइट का पार्ट ये रहेगा, तो डेफिशिएंसी पक्का होने के चांसेस हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, स्टैगरिंग, मतलब उनकी जो चाल है वो खराब हो जाती है, जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बैठ पाता है। तो मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी होगी, आप सभी को पता है मैग्नीशियम का क्या काम होता है, नर्व जो ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन से, जो न्यूरॉन से ट्रांसमिशन होता है वो उसमें हेल्प करता है। प्लस में जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैग्नीशियम उसके अंदर भी हेल्प करता है। अगर नर्व का ट्रांसमिशन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो जो कोऑर्डिनेशन है, जो मैं चल रहा हूं, ये मैं मूवमेंट दे रहा हूं, ये नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो मैं मूवमेंट दे रहा हूं ना, यूं अपने हैंड्स की, ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दे रहा हूं। और मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सिग्नल भेज रहा हूं, यहां से वॉलेंट्री सिग्नल भेज रहा हूं, वॉलेंट्री सिग्नल भेज करके मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा हूं। बट मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, पहली बात तो नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है, जो मैं वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा हूं, वो हो ही नहीं पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि मैं कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा हूं, मतलब नहीं
करना चाह रहा हूं वॉलेंटरी, बट इनवॉलेंटरी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हाइंड लेग्स में या बॉडी के अंदर ऐसी चीज आएगी एनिमल के जिसमें नर्व ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन उनकी मर्जी से नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा। क्या होगा, इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का रोल क्या रहता है, नर्व ट्रांसमिशन प्लस में क्या, मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है उसके अंदर भी उसका एक रोल रहता है। तो यहां पे क्या रहेगा, इसको हम हाइपोमैग्नीशियम या हाइपोमैग्नेजिमिक टेटनी भी बोल देते हैं। मैग्नीजिमिक वर्ड लगा रहा हूं, या मैग्नीजिमिया बोल देते हैं इसको। ये क्या, किसके लिए यूज होता है, ये ब्लड के अंदर हम किसके लेवल की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम के लेवल की बात कर रहे हैं, और कम लेवल होगा ब्लड में मैग्नीशियम का, तो क्या बोल सकते हैं, हाइपोमैग्नेजिमिक या हाइपोमैग्नीजिमिया, ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, टेटनी होगी। टेटनी का मतलब क्या होता है, जो मसल की है ट्विचिंग होगी, कन्वल्शन होगा, स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो बेसिकली ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहे थे कि कौन, ये द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट कॉजेस ग्रास टाइगर्स, यानी कि ग्रास के अंदर, इसको ग्रास टेटनी भी बोल देते हैं आप लोगों को नहीं बताओ तो, क्योंकि ग्रास खाने की वजह से ही ये टेटनी हो रही है। टेटनी क्यों हो रही है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि मैग्नीशियम नर्व ट्रांसमिशन कराता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया यहाँ पे लिखी भी है, अगर कोई ध्यान से नहीं सुन पा रहा है, बट अभी भी आप ये जो बिल्कुल इनका जो बिल्कुल मेन टू मेन जो एक क्वेश्चन बार बार बहुत सारे रिपीटेड उसमें बहुत सारे स्टेट्स में पूछा गया है, उसको आप यहां पे देख रहे हैं। बिल्कुल 200 की जगह आप सिर्फ 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पे भी आपका फोकस और आप अलर्ट नहीं है, तो माफ कीजिएगा, आप लोगों का बहुत मुश्किल है कुछ भी हो पाना। ठीक है, तो आशा करता हूं कि फोकस करके बैठेंगे, जो मैं चीजें यहां पे बताता हूं इसको बिल्कुल ऐसे सुनेंगे कि अगर ये भी नहीं है ना याद, तो एग्जाम में बैठना ही मरकता है। ये तो वो बेयर मिनिमम है जो सबसे पहले होना ही चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो पढ़ना है पढ़ो। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रास टेटनी इन कैटल इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो ग्रास टेटनी है, अब किसी को पता ही नहीं था कि ग्रास टाइगर्स को ग्रास टेटनी बोलती हैं, तो इसका ये भी आंसर गलत होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सा इसका भी मैग्नीशियम आंसर चला जाएगा। सिंपली क्या किया इन्होंने, ग्रास टेटनी लिखा है ग्रास टाइगर्स की जगह पे। ठीक है, ये पंजाब में पूछा गया है 2021 में। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन आता है, पाइका इन काउज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पाइका किसकी वजह से होता है, सबको पता है, होपफुली पता ही होगा, पी फॉर पाइका, पी फॉर फोस्फोरस, इससे आसान तो कुछ हो भी नहीं सकता है याद करने के लिए। पाइका में होता है क्या, फोस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनिमल होता है वो उसमें क्या होता है, एलोट्रायोफेजी होती है। क्या होती है, एलोट्रायोफेजी होती है। अब क्वेश्चन में क्या आ सकता है, अब क्या, अगर आपको ये नहीं पता है पाइका में एलोट्रायोफेजी होती है, तो क्या आपके पास अगर क्वेश्चन ये आए एलोट्रायोफेजी किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे क्या, फोस्फोरस? नहीं। हालांकि आपको यह पता है कि पाइका फोस्फोरस की वजह से होता है, बट आपको यह नहीं पता कि पाइका में एलोट्रायोफेजी देखी जाती है, तो आप फोस्फोरस नहीं लगा पाएंगे। तो वही सेम बात पहले वाले क्वेश्चन वाली हो जाएगी। ग्रास टाइगर्स को ग्रास टेटनी बोलते हैं, और पाइका में मेन पेक्यूलियर फीचर क्या होता है, एलोट्रायोफेजी। फेजी का मतलब क्या होता है, खाना, और ट्राई मतलब ये समझ लो अलग अलग चीजों को ट्राई करता रहता है, मुंह में डाल करके बाइट करता रहता है। जैसे कि चू करने लग जाएगा, वुड को, जूते उठा लेगा, कपड़े उठा लेगा, कुछ भी उठा करके वो चू करने लगेगा एनिमल, उसमें जिसमें पाइका होगा। और वो किस वजह से होता है, फोस्फोरस की डेफिशिएंसी से। तो आपसे पूछा जाए पाइका किस डेफिशिएंसी की वजह से है, फोस्फोरस, पीपी हो जाएगा। और पाइका में एलोट्रायोफेजी होता है, ये बच्चे को पता होता है। वैसे अगर आप वेटनरियंस हैं, आपने डिग्री की है, तो आपको पता ही होगा, बहुत कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, सबको पता होगा। तो एलोट्रायोफेजी का आपको ध्यान रखना है, ये भी फोस्फोरस से होगा। ये कुछ देखो, यहां पे इन लेक्चर्स का मतलब ये नहीं रहता कि क्वेश्चन के सीधा मैं आंसर दे दूं जाकर के। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक आइडिया देना होता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं। तो कई बार ये होता है कि हाँ हमने मेहनत करी सर, थोड़ा सा एक बस ये देख लेते हैं ना उसका सिनोनिम क्या था, फिर तो हमारा आंसर ठीक हो जाता। तो इस तरह से इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे। मिल्क फीवर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मिल्क फीवर जो होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, अब ये भी किसी को नहीं पता, तो इसका तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूंगा। कैल्शियम की वजह से होता है, फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं। अब आते हैं, इक्लेम्सिया इन डॉग इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। इक्लेम्सिया किस वजह से होता है, ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इक्लेम्सिया में बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, जो बीच होती है वो जब फीड करती है पपीज को, तो उससे क्या होता है, उसके मिल्क में जो कैल्शियम है वो मतलब काफी रिलीज होता है। मिल्क प्रोडक्शन में कैल्शियम चाहिए होता है, लीटर साइज कितना बड़ा होता है उसका सारा कैल्शियम रिलीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें इक्लेम्सिया हो जाएगा बीच में। ठीक है साहब, ये बात ध्यान रखना। अब
एक बात और, चलिए इसको 6th क्वेश्चन पे आते हैं, पहले पूरा कंप्लीट करते हैं इसको, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इधर उधर की चीजों पे। इंज्यूटिक अटेक्सिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, इसको ध्यान से देखना आप। इंज्यूटिक का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? लगा लीजिए पॉपुलेशन है, इसमें 10,000 एनिमल्स हैं, इनमें से बोलना चाह रहा है कि यार 10,000 में है ना 100-150 एनिमल तो ऐसे होते ही हैं कि इनमें ये डिसीज इंज्यूटिक अटेक्सिया जो है ये रेगुलरली मिलती है, कंसिस्टेंटली मिलती है, सालों साल मिलती है, जिंदगी भर मिलती है, मतलब ये बेस लाइन है बिल्कुल। क्या ये बेस लाइन है? इतनी तो मिलती ही मिलती है। अगर इंज्यूटिक की जगह मैं एक वर्ड यूज करूं एंडेमिक, तो उसमें क्या डिफरेंस है यार? कुछ डिफरेंस नहीं है, सीधी सी वो बिल्कुल सेम बात है। एंज्यूटिक जो वर्ड होता है, ये जूटिक जूटिक जू लगा देते हैं, ये यूजुअली हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, उनकी पॉपुलेशन में क्या चल रहा है वो दिखाने के लिए। जो इंडेमिक है वो, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या वर्ड यूज कर लेंगे? वहां पे इंडेमिक यूज कर लेंगे। कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे इंडेमिक का? कुछ एरियाज में ऐसा देखा गया है कि मलेरिया मिलता ही मिलता है, अगर 1 लाख लोग हैं उनमें से 500 लोगों में से तो मिलता ही मिलता है, वो मच्छर काटता ही रहता है, उनको कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो मलेरिया रहता ही रहता है उस एरिया में, मलेरिया रेगुलरली कंसिस्टेंटली रहता ही रहता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंडेमिक हम उसको बोल देंगे इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक जनरल आइडिया आपको मिल गया होगा। अब देखते हैं कि हाँ, अब बताओ भाई क्वेश्चन क्या है। इंज्यूटिक, हाँ ठीक है, समझ में आया इसका मतलब क्या है। अटेक्सिया का मतलब क्या होता है? उसका भी जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसकी जो गेट होती है, जो चाल होती है, वो चेंज हो जाती है। किस वजह से होती है वो देखते हैं हम। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये सबसे पहली बात इसको याद रखना, इंज्यूटिक अटेक्सिया जो है ना वो शीप एंड गोट में होता है। क्या? ये शीप और गोट में होता है। और ये शीप एंड गोट में क्या, ये शीप एंड गोट ये मदर हैं, ये प्रेग्नेंट हैं, और अगर ये प्रेगनेंसी के जेस्टेशन से, ये लगा लो 2 मंथ पहले, 2 मंथ अर्लियर लगा लो आप, मतलब कि ये मान लो आप जितना जेस्टेशन था ना, उस जेस्टेशन के दौरान क्या रहा, अगर कॉपर की डेफिशिएंसी रही इन मदर्स में जो कि प्रेग्नेंट हैं, क्या, जो कि प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, इनके अंदर अगर कॉपर की डेफिशिएंसी रहती है काफी समय से, तो जो बच्चा होगा ना, उस बच्चे के अंदर ये इंज्यूटिक अटेक्सिया होता है। जबकि डेफिशिएंसी किसमें थी? जो डाइट की डेफिशिएंसी थी वो किसमें थी? वो उनकी मदर में थी। उनकी जो मदर जो उनको दिया जा रहा था फोडर, उस फोडर के अंदर क्या था? कॉपर की डेफिशिएंसी थी। तो वो डेफिशिएंसी जो थी, जो बच्चा था उनके अंदर, जो बच्चे थे, वो क्या होगा? वो उनको भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जैसे ही वो बच्चे निकलते हैं ना, कुछ तो बच्चे निकलते नहीं है, वो टाइम से पहले आ जाते हैं, क्या उसको बोलते हैं? स्टिल बर्थ बोलते हैं। मतलब कि स्टिल बर्थ हुआ, उसके बाद क्या? डेड। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं यार जिसमें ना 1 महीने से लेके 6 महीने तक भी वो जिंदा रह जाते हैं, बट उनमें क्या दिखाई देगा? अटेक्सिया दिखाई देगा। तो समझ में आया, डेफिशिएंसी हो रही है मदर में, बट प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? उनके बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि जिस एनिमल में कमी थी, वो कॉपर की कमी हो रही थी, उसमें इंज्यूटिक अटेक्सिया हो रहा है। तो ये थोड़ी सी ऐसी बात होती है, डायरेक्ट आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये डिसीज कैसे हो रही है, एक आइडिया होना चाहिए हल्का सा। तो इसमें कुछ पिक्चर्स भी लगाए अच्छे अच्छे, आपको मजा आएगा, अगली स्लाइड में ही है। तो इंज्यूटिक अटेक्सिया में बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं? कॉपर की कमी की वजह से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये इंज्यूटिक अटेक्सिया हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, कोई बता सकता है? हमने पढ़े थे मेटेलो एंजाइम्स, यानी कि वो एंजाइम्स जिनको अपनी एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर के तौर पे क्या चाहिएगा? क्या चाहिएगा? मेटल आयन चाहिए। तभी उनका नाम क्या पड़ा था? मेटेलो एंजाइम्स उनका नाम दिया गया था। ठीक है, यानी कि इन एंजाइम्स को काम करने के लिए मेटल आयन की जरूरत होती है। 1 सेकंड रुकिएगा बस। अरे इतनी तेज आवाज। हाँ जी, जो मेटेलो एंजाइम्स हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जिनको अपने फंक्शन के लिए एज एन कोफैक्टर क्या चाहिए होता है? मेटल आयन चाहिए होता है। तो ठीक कॉपर के लिए भी हमने पढ़ा था, कौन से एंजाइम पढ़े थे? किसी को याद हो तो? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पढ़ा था सर, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज पढ़ा था सर। क्या काम था? दोनों का ही जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं उनको, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो थे उनको ऐसे बना देंगे, ऐसे न्यूट्रल कर देंगे, बिल्कुल वाटर में निकाल देंगे उनको, है ना। लास्ट में अगर आपको किसी को ध्यान हो तो क्या कर रहे थे हम? ये सुपर ऑक्साइड है, इससे क्या चेंज कर दिया था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल दिया था, और इसको भी फिर तोड़ करके बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया था लास्ट में ले जाके। किस किस एंजाइम ने किया था? वो जो कॉपर से रिलेटेड एंजाइम थे उन्होंने किया था। और कोई मेटल एंजाइम्स का आप बता सको मेरे को, एग्जाम्पल मेटल एंजाइम का कोई बता सको? जिंक,
वो भी तो मेटल आयन ही है ना, वो भी तो क्या है, वो भी मेटल ही आयन है। मेटल और मेटल में सीधा सा डिफरेंस ये होता है, मेटल में प्लस वाला होता है और वो माइनस वाले जो होते हैं दोनों मेटल होते हैं, बस इतना समझ लो, ठीक है। अब इतनी आगे आएगा नहीं पता है तो बस इतना ही बता पाऊंगा मैं आप लोगों को, उतना ही काफी भी रहेगा, ठीक है। तो जिंक है, कॉपर में, चलो छोड़ो सारी बात ही छोड़ो यार, डिस्ट्रैक्शन काफी हो रहा था यहाँ पे, डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा मैं डेविएट हो गया अपने पाथ से, आई एम सो सॉरी। चलो फिर से शुरू करते हैं। कॉपर की बात चल रही थी, कॉपर सेरुलोप्लाज्मिन भी होता है एक, आपको पता हो तो, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी होता है, और आपका एक सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज भी होता है। इन तीनों एंजाइम्स को कॉपर चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए। अब कॉपर है ना काफी सारी जगह पे यूज होता है। एक एंजाइम हो रहा है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बस पीछे का सिंथेज याद आ रहा है, और वो सिंथेसाइज क्या कर रहा था, मेरे को इतना ध्यान है कि वो मिथ्योनिन बना रहा था, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो अब ध्यान से। अब ये मिथ्योनिन क्या करता है, ये मिथ्योनिन जो होता है ये माइलिन शीट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, घूम फिर के इसके रिएक्शन होकर के ये माइलिन शीट में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब बोलोगे माइलिन शीट क्या है सर ये, अरे पता है आप लोगों को, क्या बात करते हो, ये क्या है, क्या बना रहा हूं मैं, ये न्यूरॉन बना रहा हूं, ये क्या है, ये एक्सोन है, क्या है, ये एक्सोन है, और इसके पीछे ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। और इन एक्सोन के ऊपर ये क्या है, ये माइलिन शीट है, ये क्या है, ये माइलिन शीट है ये वाली, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जाता है ना एक्सचेंज पोटेंशियल, ऐसे करके। तो ये जो माइलिन शीट बनती है, माइलिन शीट के फॉर्मेशन में मिथ्योनिन काम आता है, और उस मिथ्योनिन के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, एंजाइम, और उस एंजाइम की एक्टिविटी एज एन कोफैक्टर उसमें कौन काम आता है, कॉपर। तो कॉपर नहीं होगा, उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो माइलिन शीट के अंदर उसका वो फॉर्मेशन, माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, और फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एक तरह से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो सवाल ये आता है कि सर ये बताओ, हमारा जो ये शिप गोट का बच्चा हुआ था, किड हुआ था, लैम्ब हुआ था, हमें तो बहुत क्यूट लगता था सर, हम नहीं रह पाएंगे उसके बिना सर, नहीं हम नहीं रह पाएंगे, तो ये बता दो ये ठीक हो जाएगी क्या डिसीज। अब देखो डिपेंड करता है कि उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो उसकी माइलिन शीट है, कहां तक डीजनरेट हुई है, कहां तक डैमेज हुई है। अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है तो फिर वो कितना भी क्यूट हो, उसको तो कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है, क्या है वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में एक बार डैमेज हो गया तो भैया हो गया, बस उसके बाद ठीक कर पाना उसको क्या मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे लीवर हो जाता है ना अपने आप ठीक, ऐसे नहीं वो ठीक होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया तो हो गया। अगर एक एक्सटेंट के बाद नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक खास बात और बताता हूं इस डिसीज की आपको मैं, इसमें हाइंड लिम्ब जो होते हैं ना वो ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं बजाय की फोर लिम्ब के। कई केसेस में चारों ही हो जाते हैं, बट हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो ज्यादा उसमें क्या अफेक्टेड होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम का हैंड लिम्ब में जाकर के होता है वो उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, वो ज्यादातर डैमेज मिलते हैं। कुछ मैं पिक्चर्स यहां पे शेयर करूंगा जिसमें जो बच्चे हैं क्या इंज्यूटिक अटेक्सिया में जो मदर थी प्रेगनेंसी में, उनको कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी फोडर खिला रहे थे डेफिशिएंसी थी, उनसे बच्चे या तो स्टिल बर्थ होगा उससे, या फिर बच्चे सीधा मर ही जाएंगे, या फिर 1 से 6 महीने तक वो जिंदा रहेंगे, बट वो इनकोऑर्डिनेशन आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, कॉपर प्रॉपरली देख लो सोइल के अंदर ऐसा कोई कॉपर डेफिशिएंसी तो नहीं है, इनका जो फीड फोडर दे रहे हैं उसमें कॉपर डेफिशिएंसी तो नहीं है, या फिर क्या जो बच्चे हुए उनमें कंफर्म करना है तो क्या करोगे आप, उनका ब्लड लेके देख लेना, पता लग जाएगा। हालांकि वो नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी वो अपना साइन दिखा चुका है, जो मदर है उनके ब्लड में देख लेना कि कॉपर इसमें प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि उसके ब्लड से ही तो बच्चे में जाएगा ना वो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंज्यूटिक अटेक्सिया किसमें शीप गोट में होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कॉपर की वजह से क्या दिक्कत होती है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, क्यों होता है वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इनके बच्चों में होता है, इनमें नहीं होता। ये जो प्रेग्नेंट थी उनमें डेफिशिएंसी होगी, उनके बच्चों में होगा, और क्या कॉपर की डेफिशिएंसी से होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। और बच्चे कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे बच्चे, ऐसे दिखेंगे बच्चे। ये देखो हाइंड लिम्ब जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा, पता नहीं ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये तो हाइंड लिम्ब का पता ही नहीं क्या हो रखा है इनकी। ये देखो ये देख रहे हो तुम, और ये भी हाइंड लिम्ब, ये तो बेचारा बैठ ही गया है कि हमसे नहीं चला जाएगा भाई। और इसके तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब चारों ही खराब दिखाई दे रहे हैं, मतलब समझ रहे मेरी बात। तो ये था बेचारा कॉपर की डेफिशिएंसी से, इनकी मदर को कॉपर नहीं मिला तो इनके जो बच्चे थे ऐसे बने, या तो उनका स्टिल बर्थ हुआ या वो मर गए, या 1 to 6 मंथ तक उनका इनकोऑर्डिनेशन चल रहा था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए फोकस के साथ। ए डेफिशिएंसी कंडीशन इंज्यूटिक अटेक्सिया हैज बीन एसोसिएटेड विद पास्चर्स एज लो एज 24 मिलीग्राम पर केजी। ये बोलना चाह रहा है अगर कॉपर किसी पास्चर में
अगर उस पास्चर का हम 1 kg लें, उस 1 kg के अंदर अगर 24 mg से भी कम है ना कॉपर या उतना है तो वो कम में माना जाता है, वो डेफिशिएंट माना जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, चलो देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ विच ऑफ द मिनरल्स, मतलब मैंने पहले ही आंसर दे दिया आप लोगों को, माफी चाहूंगा, बट ऑब्वियसली इतना हमने पढ़ लिया, पूरी राम कहानी पढ़ लिया, तो उसके बाद अब क्या ही आंसर का वेट करना है। सीधा सीधा ये बोलना चाह रहे हैं एंजियोटिक अटेक्सिया एक जो हम पास्चर देते हैं, उस पास्चर के अंदर अगर कोई मिनरल 24 mg से भी कम है, मतलब कुछ ना भी देखोगे, सीधा एंजियोटिक अटेक्सिया डेफिशिएंसी से आपका आंसर क्या चला जाएगा, कॉपर चला जाएगा, बात ही खत्म। इतना कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ऐसे गोल गोल घुमाने के लिए। चलिए 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिनुरिया और रेड वाटर डिसीज इज बेसिकली caused due to acute deficiency of which mineral in the blood। किस मिनरल की अगर एक्यूट डेफिशिएंसी होगी, बिल्कुल ही नहीं है साहब, ब्लड के अंदर बहुत 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 कम है और एकदम से बहुत कम है, तो उसमें रेड वाटर डिसीज होती है। किस मिनरल की वजह से, कौन सा मिनरल अगर कम होगा तो पीपीएच होगा। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है फोस्फोरस। अगर इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफोस्फेटेमिया भी बोल देते हैं। हाइपो मतलब कम, फोस्फो मतलब फोस्फोरस, इमिया मतलब ब्लड के अंदर। अब यही तो बोल रहा है क्वेश्चन अभी, एक्यूट अगर डेफिशिएंसी होगी किसकी, फोस्फोरस की, तो उससे क्या होगा, रेड वाटर डिसीज होगा। अब इसको रेड वाटर डिसीज क्यों बोलते हैं, थोड़ी सी कहानी बना लेते हैं। देखो इनका एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, कुछ पहले एक थ्योरी आई, उस थ्योरी ने ये बताया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं थ्योरी चल रही है, उसमें भी बोल रहे हैं कि हाँ हमें लगता है ऐसा होता होगा। ठीक है, अब उनको लगता है तो हमें आंसर तो वही देना पड़ेगा, इतनी मेहनत करी उन लोगों ने। तो क्या होगा इससे, जो आरबीसी है फोस्फोरस कहाँ कहाँ काम आता है वैसे, फोस्फोलिपिड में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, फोस्फोलिपिड की फॉर्म में होता है, वहां पे भी मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है सर, इतना मजा नहीं आया, लेकिन इतनी भी नहीं हेल्प करता। ठीक है भाई, नहीं करता हेल्प, लेकिन आरबीसी के अंदर जो फोस्फोरस होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन में तो काम करता ही है, एनर्जी प्रोडक्शन में तो काम करता ही है वो। अब ग्लूटाथायोन जो परऑक्सीडेज होता है, सबको पता है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज होता है, ये भी आरबीसी के ऊपर ही होता है। इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्या कम करता है। ये एंजाइम जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करके या उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके। ठीक है साहब, अब उसको भी फोस्फोरस से अपने काम चलवाने के लिए उसको फोस्फोरस की जरूरत होती है। प्लस में जो मेम्ब्रेन है वहां पे भी फोस्फोरस फोस्फोलिपिड के तौर पे काम आ जाता है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी कि फोस्फोरस नहीं होगा तो एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, प्लस में मेम्ब्रेन में भी वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, ये फ्रेजाइल हो जाएगी मेम्ब्रेन, और फ्रेजाइल होकर के क्या होगी, इसका हीमोलाइसिस हो जाएगा। क्या है ये, आरबीसी की बात कर रहे थे यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा। उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में आ जाएगा, और ये हीमोग्लोबिन ब्लड में आएगा तो गोल गोल घूम करके, यानी कि सर्कुलेट करके किडनी पे ही जाएगा, किडनी के पास जाएगा। और किडनी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो किसी का काम का नहीं होता है या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, काम का भी हो बहुत ज्यादा में है तो काम का नहीं है, तो उसको क्या करेगी किडनी, फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो आरबीसी होती है उसको क्या बोलते हैं, आरबीसी, यानी कि कौन सी ब्लड सेल्स, कौन सी ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, रेड हीमोग्लोबिन की वजह से। अब इनका मेम्ब्रेन फ्रेजाइल होने के बाद हीमोग्लोबिन ब्लड में आया, ब्लड से किडनी में गया, और किडनी से यूरेटर से होते हुए यूरिन में, और यूरिन से बाहर उसमें मिक्स होकर के हीमोग्लोबिन आएगा, तो कैसा दिखेगा वो, रेड दिखेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया, रेड वाटर डिसीज, या आप बोल दो रेड यूरिन डिसीज। बेसिकली यूरिन को वाटर बोल रहे हैं यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आएगा कि फोस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से क्यों रेड वाटर डिसीज होती है, क्यों होती है रेड वाटर डिसीज, और ये किस कंडीशन में होती है, पोस्ट पार्चुरियंट होती है, यानी कि पार्चुरेशन के जस्ट बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है एनिमल को उस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा एनर्जी की, उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो ये डिसीज होने के चांसेस होते हैं। उसके यूरिन में हीमोग्लोबिन आने लगेगा, क्यों, क्योंकि आरबीसी का लाइसिस हुआ है, क्योंकि फोस्फोरस प्रॉपर नहीं था जो ग्लूटाथायोन पेरोक्साइडेज को सपोर्ट कर सके या आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन को वो सपोर्ट कर सके। वो फ्रेजाइल हो जाएंगी, लाइसिस होगा आरबीसीज का, तो क्या होगा उससे, हीमोलाइसिस से हीमोग्लोबिन ब्लड में, ब्लड से किडनी से फिल्टर होता हुआ यूरिन से बाहर, तो रेड वाटर डिसीज बन जाएगी। कब होगी ये, पोस्ट पार्चुरियंट एनिमल में होगी, पार्चुरेशन के बाद। इसको बोलते हैं पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिनुरिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा, कोई छोटा सा क्वेश्चन था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब ध्यान से सुने, फोकस करके। 9th क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एलोट्रायोफेजी इन एनिमल्स इज। अब जिसको ये नहीं पता है कि एलोट्रायोफेजी एक पेक्युलियर फीचर होता है पाइका के अंदर, तो क्या वो आंसर कर देगा क्या, और जिसको पता है पाइका में, उसको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, सीधा क्या जाएगा, फोस्फोरस। अब इसमें ढूंढ लो फोस्फोरस है, हाँ ये रहा भाई, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है सर, अब 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लैक्टेशन टेटनी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ
मैग्नीशियम, ठीक है, ये तो पहले ही बता रहे हैं, लैक्टेशन टेटनी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, पूछना क्या चाह रहे हो फिर। बट इन मेयर्स इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अब देखो ये बात तो पक्की है कि इन्होंने बोल दिया कि मैग्नीशियम से तो मेयर में नहीं होगी, क्योंकि ये बोलना है कि वैसे जो लैक्टेशन टेटनी होती है वो मैग्नीशियम की वजह से होती है, बट मेयर्स में वो मैग्नीशियम की वजह से नहीं होती, किसी और की वजह से होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम अगर क्वेश्चन में होगा वो तो इसको तो खत्म ही कर दो, ये तो कॉमन सेंस होगी, ये तो जाएगा नहीं। और वैसे सोचने की बात है, टेटनी की बात हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो फास्फोरस तो काम आएगा नहीं, सेलेनियम भी काम नहीं आएगा, तो क्या बचा ही क्या, कैल्शियम ही। सीधा ऑप्शन के हिसाब से अगर देखना जाओ, थोड़ी तुक्केबाजी सिखा रहा हूं आपको, तो कैल्शियम ही बचा, ऑब्वियस सी बात है कॉमन सेंस की। बट आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए, जो लैक्टेशन टेटनी होती है ना रूमेन, इस बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस अलर्ट होके शांति से पूरा जाने देना दिमाग में जो बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि चीजें कंफ्यूज करते हैं फिर बाद में। इक्लेम्सिया जो है वो भी कैल्शियम के डेफिशिएंसी से होता है। ये जो है आपका मेयर्स के अंदर, ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब बोलोगे सर मैग्नीशियम की वजह से कौन सी टेटनी हो रही है फिर? ग्रास टेटनी, किसकी वजह से बताया था ग्रास टेटनी? हाइपोमैग्नीजेमिक टेटनी बोला था, जिसको ग्रास टैगर्स बोल दो या ग्रास टेटनी बोल दो, ग्रास की वजह से हो रही थी। और रूमिनेंट्स के अंदर है ना यार, ये देखा गया है जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम की वजह से टेटनी नहीं होती उनके अंदर। क्या लैक्टेशन टेटनी कैल्शियम की वजह से नहीं होती है उनके अंदर। शीप हो, गोट हो, कैटल हो, बफेलो हो, यूजुअली हम कैटल और गोट को लेकर के चलते हैं जब किसकी बात करते हैं, लैक्टेशन टेटनी की हम बात करते हैं रूमिनेंट्स में, तो कैटल और गोट सबसे पहले आता है। बट आप शीप और बफेलो भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनके अंदर भी बोल सकते हैं, बट कैटल और गोट तो बिल्कुल प्राइमरी होता है इसमें। तो कैटल और गोट जो है ना यार, इसमें लैक्टेशन जो टेटनी होती है, आपको लगना चाहिए लैक्टेशन मतलब जब मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो सर वो कैल्शियम कम होगा तो उससे टेटनी है, मतलब समझो आप बात को, मैं बात को समझ रहा हूं। अगर वो कम होगा तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, मिल्क फीवर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, वो कैल्शियम की अगर कमी होती है ना, किनमें, रूमिनेंट्स में, तो मिल्क फीवर होता है इसकी वजह से, ठीक है, ये बात समझ में आई सर। अब दूसरी बात बताओ, अब सर ये बताओ, जो कंफ्यूजन होता है ना, मैं एक स्टूडेंट बन के बात कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि क्या प्रॉब्लम आती है ये प्रॉब्लम इरिटेट करती हैं फिर बाद में। अगर रूमिनेंट्स में कैल्शियम की कमी हुई तो उससे टेटनी नहीं होगी, यानी कि मसल का कन्वल्शन, ट्वीचिंग ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी नहीं होगी रूमिनेंट्स में। क्या ये सब चीजें उनके अंदर नहीं होगी, क्योंकि उनका फिजियोलॉजी ऐसा होता है। उनको अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है ना, वो धीरे धीरे बॉडी में दिखती है। इससे क्या होगा, क्या होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से रूमिनेंट्स के अंदर लिथार्जी हो जाएगी, ठीक है सर। और क्या होगा, मसल वीकनेस हो जाएगी। और क्या होगा सर, खड़े नहीं रह पाएंगे, वो गिर जाएंगे, ठीक है। बस इतनी चीजें हो रही हैं, हाइपर एक्साइटेबिलिटी नहीं हो रही है। क्या हाइपर एक्साइटेबिलिटी से क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसा मसल का कोई स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है उनके अंदर, कन्वल्शंस नहीं हो रहे हैं, ट्विचिंग नहीं हो रही है, जो कि किस केस में होते हैं, किस केस में होते हैं, मेयर के केस में होते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से। क्या कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर मेयर में होती है तो एकदम से ऐसे हाइपर एक्साइटेबिलिटी वाले साइन देखने को मिलते हैं। जबकि रूमिनेंट्स के केस में, जबकि रूमिनेंट्स में शीप, गोट, कैटल, बफेलो, इन केस में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो ये मसल वीकनेस और लिथार्जी ये सब आता है। और इसमें टेटनी नहीं बोलेंगे इसको, क्यों? रूमिनेंट्स के अंदर इसको टेटनी क्यों नहीं बोलेंगे अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है? तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर क्योंकि उसको मिल्क फीवर बोलते हैं इसलिए उसको टेटनी नहीं बोलेंगे। भाई चलो ठीक है, वो बात भी ठीक है, बट टेटनी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन और हाइपर एक्साइटेबिलिटी नहीं दिख रही है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी, कन्वल्शन या ट्विचिंग हो रहा है। रूमिनेंट्स के केस में वो नहीं होता है। अब बोलोगे सर हमने देखा है, लेकिन रूमिनेंट्स में होता तो है वो ट्विचिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ऐसे करके हो तो रहा था एक दिन, वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है। क्योंकि हमने बात करी थी जो मैग्नीशियम है वो नर्व ट्रांसमिशन में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब बोलोगे सर कैल्शियम भी तो करता है, हाँ कैल्शियम भी करता है। मैं कितनी बार बताऊं, अगर रूमिनेंट्स में कैल्शियम के लेवल्स लो होते हैं तो उसमें ये मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले, कन्वल्शन और ट्विचिंग वाले साइंस नहीं दिखते हैं। क्या कैल्शियम की डेफिशिएंसी को वो झेल पाता है, बट कैल्शियम की डेफिशिएंसी को मेयर नहीं झेल पाता है। उसमें क्या हो जाती है, लैक्टेशन टेटनी हो जाती है मेयर के अंदर। ये बात याद रखना, ठीक है? क्यों होती है रट लेते हैं, बट आइडिया नहीं होता। उसका फिजियोलॉजिकल जो बॉडी है, उसके जो फंक्शंस चल रहे हैं और उसके जो रिएक्शंस हैं, और वो जितना सेंसिटिव है जिस चीज को लेकर के मेयर, उतना रूमिनेंट्स कैल्शियम को लेकर के सेंसिटिव नहीं है। उसमें सिर्फ मसल वीकनेस या लिथार्जी होगी, जबकि उसमें हाइपर एक्साइटेबिलिटी, मेयर्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी में हाइपर एक्साइटेबिलिटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्विचिंग, कन्वल्शंस, ये सब होते रहते हैं, ठीक है? स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन रूमिनेंट्स में नहीं होते हैं।
अब मसल कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी नहीं हो रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उसको टेटनी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। किस में हो रहे हैं? वो मेयर्स में हो रहे हैं, तो उसको टेटनी बोलेंगे। और किस दौरान होते हैं? जब कैल्शियम की कमी होती है। वो कब होती है? लैक्टेशन में होती है। तो क्या बोलेंगे? लैक्टेशन टेटनी इन मेयर्स अगर हम बात करते हैं तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बट अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रूमिनेंट्स में है तो मसल वीकनेस और लिथार्जी होती है खाली, तो उसको मिल्क फीवर बोल देते हैं। ठीक है साहब, उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन और ये सब नहीं होता, तो उसको हम टेटनी नहीं बोलते हैं। किनके केसेस में? रूमिनेंट के केस में। अब उनमें भी टेटनी तो होती है रूमिनेंट्स में, लेकिन वो किस वजह से होती है? वो कैल्शियम की वजह से नहीं होती है, वो मैग्नीशियम की वजह से होती है। क्या? तो समझ में आया होगा। अब बोलोगे सर 1 मिनट रुको रुको रुको, आपने लैक्टेशन टेटनी बोल दिया और वो आपने ग्रास टेटनी बोला था, वो एक ही बात है क्या? नहीं, ग्रास टेटनी मतलब वो एनिमल्स जो लस पास्चर को, यानी कि बिल्कुल एकदम से जो ग्रो करा है, फ्रेश है, जिसमें मैग्नीशियम कम है, उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करता है, तो उसमें ग्रास टेटनी होगी। अब जो एनिमल लैक्टेशन के दौरान थोड़ा बहुत वो ग्रास भी कंज्यूम कर रहा था, प्लस में लैक्टेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में वो ससेप्टेबल हो जाता है, उसमें भी ग्रास टेटनी ही बोल सकते हैं क्या? उसमें भी ग्रास टेटनी बोल सकते हैं कि हाँ इतना ज्यादा नहीं था, बट मिल्क प्रोडक्शन भी ससेप्टेबिलिटी बढ़ी है, तो वो और ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उससे भी ग्रास टेटनी हो जाएगा। बट क्वेश्चन क्या था? क्या लैक्टेशन टेटनी ग्रास टेटनी सेम है क्या? नहीं, लैक्टेशन टेटनी उनमें डिफरेंट मानी जाती है। क्या? उनमें डिफरेंट मानी जाती है। रूमिनेंट्स के अंदर लैक्टेशन टेटनी और ग्रास टेटनी को थोड़ा अलग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए जी। लैक्टेशन टेटनी यहां पे किसकी बात कर रहे थे हम? मैग्नीशियम से नहीं होती है, मेयर्स में कैल्शियम से होती है। तो लैक्टेशन टेटनी मैग्नीशियम की वजह से किसमें होगी? रूमिनेंट्स के अंदर। ठीक है, किस वजह से होती है? लस ग्रीन पास्चर की वजह से भी हो सकती है, और भी काफी सारी चीजें होती है जिनकी वजह से हो सकती है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं एनिमल, तो उसमें भी मैग्नीशियम के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए साहब, अब कैल्शियम कंटेंट कितना होता है ओयस्टर शेल्स के अंदर या शेल ग्रिड के अंदर? 38% होता है। अब क्या करें इसका? अब ये आंसर है तो है। बोलेंगे सर कहीं से कुछ भी उठा लेते हो आप, कंटेंट देखने लगे कैल्शियम का, क्या मतलब है? यार ठीक है ना, इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर फॉर्म में बना करके, हो सकता है हमें इसको कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन दे रहे हो किसी एनिमल को, तो हमने देख लिया कि ये अच्छा सोर्स है, इसलिए देख रहे हैं कि इसमें कितना परसेंटेज होता है कैल्शियम का। ये बात है बस। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पीपीएच यानी पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया इन कैटल? फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। ठीक है, कुछ ऐसा है ही नहीं। इन ग्रेजिंग एनिमल्स हाई मोलिब्डेनम एंड सल्फेट कंटेंट ऑफ फोरेज causes the deficiency of। अब ये ध्यान से सुनिएगा, मोलिब्डेनम, ये मोकू याद कर लो आप। मोकू राजस्थान में बोलते हैं ना, मोको मिलोगो तो छोड़ूंगा नहीं, तो ये मोको नहीं है, ये मोकू है। मोलिब्डेनम जो है कॉपर के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? होने नहीं देगा। ठीक है, वैसे होता क्या, प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है इसका मैं आपको बताता हूँ। जो मोलिब्डेनम होता है ना, वो सल्फेट के साथ जाकर के मिलता है। क्या? सल्फेट के साथ जाकर के मिलता है, और इसकी वजह से क्या बनता है? क्या बनता है? सल्फर अगर किसी में मिलता है तो उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? थायो लगा सकते हैं ना, और मोलिब्डेनम से मिला है तो थायोमोलिब्डेट। ठीक है, थायोमोलिब्डेट्स बन जाएंगे, इससे ये बी छोड़ दिया था मैंने, लो, थायोमोलिब्डेट्स बन जाएंगे। और ये जो रहेंगे, ये कंपाउंड्स क्या करेंगे? ये कॉपर से जाकर के कॉपर को अटैच कर लेंगे अपने साथ और कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब भी नहीं होगा, यानी कि आप कितना भी कॉपर देते रहो, अगर ये इसको सारे कॉपर को क्या कर रहे हैं? अब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब अपने साथ चिपका रहे हैं कॉम्प्लेक्स बना के, और वो कॉम्प्लेक्स फर्दर अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या? कॉपर का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ये इस हद तक परेशान करता है कि अगर गलती से कॉपर कोई बच भी गया और ब्लड में चला गया, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स भी ब्लड में जाकर के वहां पे पकड़ेंगे इसको, ब्लड में भी इसका जाकर के उस एंजाइम पे नहीं जाने देंगे जहां पे ये जाना चाह रहा था, उस एंजाइम की एक्टिविटी करवाना चाह रहा था। तो होपफुली आपको समझ में आएगा मोलिब्डेनम कैसे कॉपर के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। और आप बोलोगे कि सर अगर मोलिब्डेनम है, मान के चलो मोलिब्डेनम है और सल्फर नहीं है, तो क्या फिर ये कॉपर को पकड़ लेगा क्या? ऐसा होता नहीं है। यूजुअली एनिमल और या प्लांट की बॉडी आप किसी की बात कर लें, सल्फर कंटेंट होता ही होता है। ह्यूमन के अंदर सल्फर कंटेंट होता ही होता है, एक अमाउंट रहता ही रहता है इसका। आप ये कर सकते हो, जो बाहर से कॉपर दे रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दो, जो मोलिब्डेनम मिल रहा है उसको थोड़ा कम कर दो, या फिर मोलिब्डेनम आपको पता है कि इस एरिया में है ही भाई, इतना तो है ही है, तो कॉपर का जो कंसेंट्रेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। उनकी रेशियो है जो, उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? 6:1 कर सकते हैं या 10:1 कर सकते हैं। कॉपर का अमाउंट ये बढ़ा सकते हैं, 6 कर दो या 10 कर दो, कि अगर थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स बने भी, एक थ्रेशोल्ड होता है, वहां तक अगर उससे ज्यादा देंगे तो कॉपर अवेलेबल होगा, उस थ्रेशोल्ड तक ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये थायोमोलिब्डेट्स हैं, ये सारे कॉपर को कंज्यूम कर लेंगे। इस थ्रेशोल्ड के ऊपर जितना कॉपर दोगे इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो
ये 6:1 और 10:1 होता है, डिपेंड करता है कि लो मोलिब्डेनम है कि मीडियम है कि हाई है, उस हिसाब से ये रेशियो बनता है 6:1 या 10:1 मतलब मोलिब्डेनम को कॉपर को ज्यादा रखना है, उतना 6 रखना है उसके कंपेरिजन में या 10 टाइम्स रखना है। होपफुली आपका समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इन ग्रेजिंग एनिमल्स हाई मोलिब्डेनम एंड सल्फेट कंटेंट ऑफ फोरेज कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, कॉपर आंसर चला जाएगा इसका। अब 14th क्वेश्चन पे आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल्स इन रूमिनेंट्स डिक्रीजेस माइक्रोबियल ग्रोथ। भाई इसका सीधा सीधा आंसर ये है कोबाल्ट एंड आयरन। अब क्यों है इसका आंसर, देखो ये बोलना चाह रहे हैं सीधा, जो कोबाल्ट होता है डाइट के अंदर माइक्रोब्स उसको यूज करते हैं, उसके बाद साइनोकोबालामीन बनाते हैं। साइनोकोबालामीन वो क्या करवाता है, साइनोकोबालामीन क्या होता है, वो विटामिन B12 होता है ना वो आरबीसी जो बड़े साइज में होती है, यानी कि जो इमैच्योर आरबीसी होती है उसको मैच्योर करके थोड़ा छोटे साइज में लेके आता है, यानी कि मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी कराता है। अब ये तो किसी काम की थी नहीं, B12 की वजह से ये मैच्योर हुई तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन भी लेके आएगी, पूरी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करेगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कितना भी न्यूट्रिएंट खा ले एनिमल, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो TCA साइकिल चलता था, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब कितना भी अच्छा खाना दे दो एनिमल को, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी मिलेगी ही नहीं। यानी कि ये सारा खेला किसके द्वारा खेला जा रहा था, आरबीसी के ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड था सब कुछ। वो कहां से आई, ये मैच्योर हुई। वो कहां से मैच्योर हुई, B12 से मैच्योर हुई। ये कहां से आया, ये साइनोकोबालामीन कहां से आया, ये कोबाल्ट से आया। और कोबाल्ट से साइनोकोबालामीन बनाया किसने, वो माइक्रोब्स ने बनाया रूमन के अंदर। तो बेसिकली उनको भी हेल्प मिल रही है, ऑक्सीजन पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन अच्छा चल रहा है तो उनको भी क्या मिल रहा है, प्रॉपर अपना काम करने का जो उनका होस्ट है वो प्रॉपर हेल्दी है, तो भैया उनका भी माइक्रो बैलेंस बना हुआ है, इस तरह से बोलना चाह रहा है। और आयरन जो है, आयरन तो काफ़ी सारे इंजाइम्स में काम आता ही है, और ऐसे इंजाइम्स भी होते हैं माइक्रोब्स के अंदर जिनको आयरन की क्या चाहिए होती है, ज़रूरत होती है। अगर उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो इंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो पॉपुलेशन भी अच्छे से उनका मेंटेन रहेगा। ऐसे आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट एंड आयरन इसका आंसर जाएगा जी। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, मलबेरी हार्ट डिसीज इन स्वाइन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मलबेरी जो है इसको क्या बोलते हैं, सहतूत। सहतूत खाया भी होगा आप लोगों ने, वो होता है ना थोड़ा रेड सा होता है थोड़ा, है ना, डार्क रेड पिंक थोड़ा ऐसा मिक्सचर सा होता है ना, खाया हो आप लोगों ने, मैंने खाया है तोड़ के। तो सहतूत जो होता है, आप देखना इसको, क्वेश्चन देख रहे हो अभी, उसके बाद जाकर के देखना गूगल के ऊपर सहतूत कैसा दिखता है, मैं पिक्चर लगाना भूल गया यहाँ पे। तो मलबेरी हार्ट डिसीज मतलब जो हार्ट है वो कैसा दिखने लगेगा, मलबेरी जैसा दिखने लगेगा। थोड़ा सा पिचका देते हो ना उसको, यूं रस निकल के बाहर आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि हार्ट के अंदर नेक्रोसिस हो रखा है और एक्रोस द वॉल हो रखा है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, ये ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल का मतलब क्या होता है, नहीं पता तो आज रट लेना, इसको गार्ड बांध के दिमाग में डाल देना, म्यूरल का मतलब क्या है, ठीक है। तो म्यूरल का मतलब क्या होता है, अक्रॉस द वॉल होता है। अगर आप देखेंगे इसका ये लैटिन वर्ड जो है अक्रॉस द वॉल, जो भी ये पिक्चर बनते हैं इस तरह से बात करते हैं, बट ये हम अक्रॉस द वॉल किसकी बात कर रहे हैं, ये हार्ट की आउटर जो आउटर लेयर होती है मसल्स की, हार्ट के मसल्स की आउटर मेम्ब्रेन से लेके इनर मेम्ब्रेन तक पूरा का पूरा क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। ये पूरा का पूरा अफेक्टेड हो जाती है मसल्स इससे, शुरू की बाहर आउटर लेयर से लेकर के इनर लेयर तक। इस वर्ड को समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं, जो म्यूरल मतलब वॉल से मतलब समझो आप, और ट्रांस मतलब वॉल के आउटर साइड से लेकर इनर साइड तक पूरा का पूरा क्या है, ये अफेक्टेड है, इसमें नेक्रोसिस हुआ है, ये चीज दिखाना चाहते हैं ये। और ये इसमें हेमरेज होता है, क्या हेमरेज मतलब ब्लड निकल कर आ रहा है, और क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। तो ये बेसिकली जो सहतूत होता है ना, वो इतना सॉफ्ट होता है, उसको थोड़ा सा पिचकाते हो तो ऐसे निकल के आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि हेमरेज हो रखा है। तो कुछ कुछ वैसा सा दिखता है जब हार्ट को देखते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, मलबेरी हार्ट डिसीज इसको बोल देते हैं। प्लीज जाकर के गूगल पे देखना मलबेरी किसको बोलते हैं, कैसा दिखता है वो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है साहब, ये सेलेनियम के डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। अब सेलेनियम की मैं खास बात बता दूं आप लोगों को, ध्यान से सुन लेना। जिंक के डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर मैं बोलूं क्रिटिकल चीज कौन सी होती है स्वाइन के डाइट में जो चाहिए होती है, नहीं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिपेंड करता है किस फेज में है, मेल है फीमेल है, बट एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें जिंक आंसर जाता है उसका। इससे क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है जिंक से क्या होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से स्वाइन पैरा कैराटोसिस होता है, ठीक है साहब। और इसका आंसर सेलेनियम जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहा है। अब ध्यान रखना एक बात, जो डेफिशिएंसी है सेलेनियम की, उससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है,
और जो उसकी एक्सेस होती है सेलेनियम की, उससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इस बात को याद रखना, ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सेलेनियम बैलेंस में है तो सब कुछ ठीक है, ज्यादा हुआ तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देगा, अगर उसका लेवल कम हुआ तो भी वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देगा तो क्या होगा, जो हार्ट की मसल्स हैं उनका क्या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, अगर टूटते रहेंगी सेल में जो है उसकी, वो सारी डिसइंटीग्रेट होती रहेंगी, तो एक टाइम पे जो उसके आसपास वेन है, जो कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी वेन है, वो भी जाकर के क्या होंगी, वो भी रप्चर हो जाएंगी, तो उससे ब्लड निकलेगा, हेमरेज हो जाएगा, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन बन जाएगा, ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस हो जाएगा उसमें। तो समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सेलेनियम की डेफिशिएंसी है तो उससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। अभी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सेस से भी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। चलो एक क्वेश्चन आगे आने वाला है, अभी सोल्व करवा देता हूं, क्योंकि सेलेनियम की अगर एक्सेस हुई तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस अगर किसी न्यूट्रिएंट की है उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सेस जो होती है वो होती है टॉक्सिसिटी उस मिनरल की, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, सेलेनियम की मलबेरी हार्ट डिसीज इन पिग्स। और टॉक्सिसिटी से क्या होगा, अगर ज्यादा है सेलेनियम तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिग्नेला डिसीज हो जाता है। क्या होता है, डिग्नेला डिसीज होता है। अब एक बात ध्यान रख लेना, डिग्नेला जो डिसीज है ना, इस डिग्नेला डिसीज में सेलेनियम की एक्सेस की वजह से होता है। और दूसरी बात क्या है, ये जहां पे केराटिन वाला पार्ट मिलता है ना वहां पे जाता है। जैसे कि कहां मिलता है केराटिन, हूफ्स पे मिलता है ना, जो हूफ्स होते हैं एनिमल्स के वहां पे मिलता है ना केराटिन, तो वहां पे जाकर के क्या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाएगा, तो क्या होगा, स्लफिंग ऑफ हूफ्स, स्लफिंग ऑफ हूफ्स, हूफ्स गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, लेमनेस दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा, लेमनेस दिखाई देने लगेगी। तो ये सारे फीचर्स होते हैं डिग्नेला डिसीज में, जो किसकी टॉक्सिसिटी की वजह से होगा, सेलेनियम की। और सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, किनके अंदर, पिग्स के अंदर। उनके हार्ट की क्या हालत हो जाती है, सहतूत की तरह बन जाता है, ऐसा लगता है कि हेमरेज हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रहा है, ट्रांसम्यूरल बोल देते हैं इसको, ठीक है साहब। अब पिगलेट एनीमिया तो बच्चे को पता है, जो पिग के इतना सारा लिटर साइज होता है, लिटर साइज मतलब एक ही बारी में बहुत ज्यादा क्या, बच्चे को उसने जन्म दे दिया, इसको बोलते हैं लिटर साइज ज्यादा होना। अब लिटर साइज ज्यादा होता है तो उसके मिल्क के अंदर क्या, आयरन उतना प्रॉपर होता नहीं है कि सभी उनको फीड कर सके पिगलेट्स को, तो उससे क्या होता है, आयरन नहीं मिलेगा पिगलेट्स को, तो क्या होगा, आयरन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आयरन क्या कहां पे मिलता है, आयरन आरबीसी के अंदर मिलता है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ही होता है ना आयरन भी। और आयरन का काम क्या होता है, किसको अटैच करता है, आयरन ऑक्सीजन को अटैच करता है ना। अब ऑक्सीजन अटैच नहीं हो पाएगी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, सब कुछ है, बट आयरन नहीं है, तो उसकी जो एबिलिटी है ऑक्सीजन बाइंड करने की वो जीरो है, वो आयरन की वजह से होती है। तो आयरन है तो ऑक्सीजन बाइंड होगी, ऑक्सीजन मिलेगी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होने के बावजूद भी, आरबीसी हीमोग्लोबिन होने के बावजूद भी क्या ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो डाइट में आयरन नहीं है, या जो बच्चे हैं वो तो डाइट खा नहीं रहे हैं कुछ, अभी तो मिल्क ही ले रहे थे और मिल्क में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उससे क्या होगा, उनके आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी आयरन नहीं होगा उसके साथ अटैच, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है मिल्क से उनको प्रॉपर, क्योंकि मिल्क में डेफिशिएंट होता है। और मिल्क में डेफिशिएंट आयरन तो आरबीसी हीमोग्लोबिन में भी कम है, यानी ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जब हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा, उससे उससे क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। किसमें हो रहा है अनीमिया, जो पिगलेट्स मिल्क ले रहे हैं उसमें डेफिशिएंसी है, बाकी डाइट वो लेते नहीं है आयरन वाली, तो उसकी वजह से क्या होगा, पिगलेट एनीमिया होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो आयरन डेक्सटन के एग्जाम वो इंजेक्शन लगा देते हैं, या फिर एक आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, वो जो अडर रहती है डैम की, इनके मदर की जो अडर रहती है उसके ऊपर उस सॉल्यूशन को लगा देते हैं, वो लेप लगा देते हैं, ताकि बच्चे पिएं जब वो मिल्क, तो मिल्क जब वो शकल करें तो साथ के साथ वो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन भी उनके अंदर चला जाए, आयरन चला जाए बेसिकली उनकी बॉडी में, ताकि वो अपने हीमोग्लोबिन पे आयरन पहुंचा सके सही तरीके से, और ऑक्सीजन की कमी जो थी, जो अनीमिया था, उसको ठीक कर सके। ठीक है जी। 17th क्वेश्चन आता है, एक्सेस ऑफ मोलिब्डेनम इन द डाइट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ। सबको पता है यार, मोलिब्डेनम के साथ सल्फेट है तो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही, अगर उसके साथ नहीं भी दिया तो र्यूमन के अंदर ऑलरेडी इतना सल्फर होता है, जो क्या करता है, मोलिब्डेनम के साथ मिलकर के क्या बनाता है, सल्फर वाले के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, थायो, और ये मोलिब्डेनम के साथ चिपक रहा है तो थायो मोलिब्डेट्स बना लेगा ये। और ये जो कंपाउंड है ये किसके साथ जाके अटैच होता है, ये कॉपर को अपने साथ अटैच कर लेता है, यूं कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये पूरा, और ये इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो किसकी डेफिशिएंसी होगी, इससे कॉपर की डेफिशिएंसी होगी। ये इसका सीधा आंसर वही जा रहा है, बार बार रिपीट ही हो रहे हैं क्वेश्चन, बट अलग अलग स्टेट में पूछे गए हैं, तो उससे आपको पता लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान और मुश्किल
ऐसा कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा इजी भी हो सकती है और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो सकती है। ठीक है जी, चलिए 18 क्वेश्चन आते हैं। द मिनरल सप्लीमेंट इन आर्टिफिशियल डाइट ऑफ फिशेज शुड बी। मिनरल सप्लीमेंट अगर आर्टिफिशियल डाइट में करना है, ये बोल रहा है नील। नील तो क्या ही होगा, कुछ तो होगा ही। वरीज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा, हमने जितना देखा है, हमें जो आंसर मिला है तो उसमें, और वैसे कॉमन सेंस से अगर देखा जाए तो उससे भी हम क्या पता कर सकते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में जाऊं या फिर मैं महाराष्ट्र में जाऊं या मैं कंबोडिया में जाऊं या मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊं, मेरे को जितनी भूख लग रही है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उतनी तो मेरे को चाहिए। वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, बट कर भी जाता है। कई बार होता है ना, ठंड में कम भूख लगती है, गर्मियों में हीट स्ट्रेस अगर सॉरी तो होता है ना कि ठंड हीट स्ट्रेस के दौरान एनिमल्स को हीट में हम ज़्यादा खाना नहीं खिला सकते, मन ही नहीं करता उनका खाने का। ठंड में बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया था। वो ह्यूमन के केसेस में बोल रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगता है ठंड में, भाई सबका अपना अलग अलग होता है। तो नॉर्मली साइंटिफिक बात करें तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे वैसे डिपेंड तो करना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे थोड़ा कम खाना चाहिए, कुछ होता होगा ऐसा। कुछ जगह बोला भी गया है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर जो हमने देखा है उसमें ज़्यादातर जगह पे हमने जो आंसर पाया है वो हमें आंसर मिला है 1 to 2%। देखिए, हो सकता है कुछ जगह पे आंसर हमारे 100 में से 2 क्वेश्चन हो सकता है कि इतनी जगह से देखने के बावजूद भी कोई एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे ज़्यादा सही आंसर था। बट ट्राई करते हैं कि हम 98-99% जो क्वेश्चन है उनको सही आंसर आप लोगों को दे पाए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर, ये ऑथेंटिक सोर्स में हमने यही प्रॉपर परफेक्ट यही चीज़ देखी थी और इसका आंसर उन्होंने ये दिया हुआ था, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर हम कुछ अपने आप को करेक्ट कर पाएँ, वो 98% 97% एक्यूरेसी की जगह 100 पे लेके आ पाए, तो जो 50-100 लोग वीडियोज़ देखते हैं उनका भी बेनिफिट हो सके। तो सिर्फ ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। अगर आप लोग कुछ लगता है कि सर ये चीज़ यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इस बुक में देखा था, सोर्स के साथ आप बताएं, तो बिल्कुल उसको करेक्ट किया जाएगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ 2 क्वेश्चन बचे हैं, आगे बढ़ते हैं। बफेलोज इन इंडिया आर फाउंड टू सफर फ्रॉम डिग्नेला डिसीज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ। मैंने क्या बताया था आपको, एक्सेस ऑफ सेलेनियम, क्योंकि एक्सेस ऑफ सेलेनियम होती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। कहां पे जाता है, केराटिन वाले पार्ट पे। कहां पे होता है, हूस पे होता है। वो स्लफिंग ऑफ हूस हो जाती है, उसमें लेमनेस आने लगती है, और जहां जहां पे केराटिन होता है वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, लेमनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ बुक्स में कुछ जगह पे ऐसा भी दिया गया है कि फ्लोरीन की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो एज ए स्टूडेंट आपको अपना दिमाग ज्यादा खराब नहीं करना चाहिए कि वहां पे ये दिया वो दिया। अरे आप बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ के चले जाओगे तो भी वो एग्जाम में बोल देंगे कि इसका आंसर वो है। अब वहां से पढ़ के चले जाओगे तो बोल देंगे। इवन डीवी रेड्डी और जीसी बनर्जी के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दी गई हैं। ठीक है, मैं आपको लिटरली बता, बहुत सारी जगह, एक जगह 2 जगह नहीं, बहुत सारी जगह उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अपने को 100% नहीं लेना, अपने को तो 75-80 तक भी आ जाएगा, अपने को चलेगा। और उसके लिए तो हम 95-98% तो ठीक कर रहे हैं ना। तो उस 1-2% पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अरे छोड़ के आ जाना यार, अपने हिसाब से सेलेनियम में लगा के आ जाना, देख लेना सेलेनियम है, हाँ ये लिखा हुआ है, सही सोर्स में लिखा हुआ है, कोर्ट केस कर देना, क्यों टेंशन ले रहे हो। मतलब अपने माइंड को पॉजिटिव रखो थोड़ा सा। 99% 98% ठीक चल रहा है ना, बस बाकी 2% पे और आप जैसे हजारों बच्चे मिलेंगे जो वही आंसर लगा के आए होंगे। डोंट वरी यार, उन चीजों पे आप टेंशन मत लें। जो चीजें बिल्कुल अपन 98-95% कर सकते हैं, मैं तो उसमें से ही बोल रहा हूँ, आप 80% ही कर देना, वही बहुत है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 20th क्वेश्चन है, पैरोसिस इन बर्ड्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पैरोसिस जो होता है, बच्चे को पता है पैरोसिस क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्लिप डिटेंडेंट डिस्क भी बोल देते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ये किस किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यहां पे तो पता ही है, इसमें क्या आंसर बताओ, मैंगनीज की वजह से। लो, मैंगनीज की वजह से। और किसकी वजह से होता है, और किसकी वजह से होता है, कोलिन की वजह से भी होता है। और किसकी वजह से होता है, बायोटीन की वजह से भी होता है। और किसकी वजह से होता है, फोलिक एसिड की वजह से भी होता है। और किसकी वजह से होता है, पायरिडोक्सिन यानी कि विटामिन B6 की वजह से भी होता है। जिंक की वजह से भी बोल देते हैं कई लोग तो इसको। तो कोलिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, ये कोलिन, बायोटीन और पायरिडोक्सिन ये तो आता ही आता है। ठीक है, फोलिक एसिड और जिंक की वजह से भी हो जाता है, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो ये तो आपको मिनिमम याद रहना ही चाहिए, पैरोसिस इन बर्ड्स। ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंगनीज, एन है ये, जी नहीं है, मैग्नीशियम वाला फील मत लेना इसमें।
गलती करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं बच्चे, यहाँ पे जल्दी से मैग्नीशियम लगा जाते हैं इसको। क्या Mg नहीं है, मज़े नहीं आएंगे आपको लगा के, मतलब मन खराब हो जाएगा। तो मन को ठीक रखने के लिए किस पे ऑप्शन पे लगाना है पैरोसिस में? मैंगनीज को, मन वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मैंगनीज का ध्यान रखना आप। चलो एक दो क्वेश्चन है और इसमें देख लेते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज इन पोल्ट्री कोजेज, वही पैरोसिस। यहाँ पे मैंगनीज की जगह और क्या लिख सकते हैं? कोलिन लिख सकते हैं, बायोटिन लिख सकते हैं, फोलिक एसिड लिख सकते हैं, जिंक लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यार। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना जिससे होता है वो मैंने बता भी दिया। पैरोसिस जो होता है मैंगनीज की वजह से भी हो सकता है, कोलिन की वजह से भी, जिंक, पायरिडोक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड। तो ये पायरिडोक्सिन वाला तो याद रख ही लेना आप अच्छे से। मैंगनीज तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट होता ही है। कोलिन और बायोटिन भी याद रखना साथ में, कोलिन और बायोटिन भी याद रख लेना, ठीक है जी। इसके बाद हम लेंगे आपका लेक्चर 5 इसके बाद वाले लेक्चर में। तो अभी के लिए टाटा, गुड बाय। कोई भी क्वेश्चन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको रहती है जो आपको लगता है कि इसमें इंक्लूड करना चाहिए या ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप सभी को कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे उनको देख करके उनका रिप्लाई करने का सही समय से, बिल्कुल सही समय पे। और अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।